सो एवरीवन, अभी जो लोग कल नहीं आए थे फॉर वॉट एवर स्टूपिड रीजंस, तुम लोग ने अभी तक एसपी का लेक्चर एक भी बैठा ही नहीं है। इन शॉर्ट, फर्स्ट बैच में था, तू भी था। हाँ, एक ही लेक्चर हुआ था तुम लोग का, तो उसमें तुम आए थे। अभी तक कौन ऐसा है जो एक भी लेक्चर नहीं बैठा एसपी का? एक और दो। व्हाट अबाउट यू? तो इफ आई हैव टू गिव यू एन आइडिया कि बेसिकली सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन को डील करता है। ये मेरे को एक बात बताओ, 2 घंटा एसपी है क्या? एक एक घंटा है क्या? तो 9 to 10 एसपी और 10 to 11 ओसी है। तो 10 to 11 ओसी कौन से बैच का है? बैच 2 वाले का, 2 and 3 वाले का। ओके। और बैच 1 वालों का, अच्छा पहले तुम्हारा बीके था तो वो हो गया। बाप रे, मैं खुद इतना कंफ्यूज हो गया हूँ। एक सेकेंड ना, मैं सब अंडरस्टैंड कर लूँ जरा अपने दिमाग में। हाँ, सो मैं क्या बोल रहा था दोनों। तो इट इज डीलिंग विद वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन, जो एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत जूना पुराना है। इट्स बीन अंडरटेकन सिंस मैनी 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 ईयर्स, सेंचुरीज, डेकेड्स तो जाने दो। और वो कौन सा है मालूम है? दैट इज द प्रोफेशन ऑफ अ सेक्रेटरी। एसपी का फुल फॉर्म क्या है? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। बरोबर है कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ओके। नाउ व्हेन आई से सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसमें ना हम लोग नेक्स्ट 2 years एक ही टाइप के सेक्रेटरी के बारे में डील करने वाले हैं। वी आर ओनली गोइंग टू डील अबाउट वन टाइप ऑफ अ सेक्रेटरी, विच इज अ सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर कंपनी की बात करो ना, तो कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे अंडरटेक होता है। इट इज अंडरटेकन एट द हाईएस्ट लेवल। मतलब बाकी सब भी है, वो दुकान वाले हैं, नीचे सब्जी वाले, दे आर ऑल ऑल्सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बट जिस लेवल पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस काम करता है ना, वो लेवल पे कोई नहीं काम करता है। दे आर डूइंग इट एट द हाईएस्ट लेवल। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में ना अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान की जरूरत पड़ती है, वो होता है सेक्रेटरी। बट वो सेक्रेटरी को खाली सेक्रेटरी नहीं बोलते, वो सेक्रेटरी को अपन बोलते हैं अ कंपनी सेक्रेटरी। तो उसी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, वही जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम लोग अगले 2 साल पढ़ने वाले हैं। इनिशियल टाइम्स में, इनिशियल पार्ट में हम लोग जनरल खाली सेक्रेटरी के टॉपिक्स को डील करेंगे कि सेक्रेटरी क्या है, सेक्रेटरी कौन होता है, वगैरह वगैरह। बट एज एंड हाउ वी प्रोग्रेस, वी विल इवेंचुअली बी टॉकिंग अबाउट ओनली वन सेक्रेटरी, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इतना समझा? ओके, इतना समझा एवरीवन? पक्का? चलो अब क्या, कंटिन्यू करते हैं। इन कल के दिन में ना ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, ठीक है? कल के दिन का चाहिए तो रिकॉर्डिंग ले लेना, रिकॉर्डिंग था कल, उसका एक रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था, बेसिक चीजें ही की थी। अब मैं वो ना रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बरोबर है मैडम? बुक किधर है? निकल। सो टुडे व्हाट वी स्टार्ट इज विद द डेफिनेशन ऑफ अ जॉइंट ऑफ अ सेक्रेटरी। खाली एक सेक्रेटरी के डेफिनेशन को पढ़ेंगे अपन। और गाइस, वो थोड़ा डेफिनेशन है ना, थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है? ओके, सो एवरीवन कम टू पेज नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आ गए? तो सी द सेकेंड वाला, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 वाला डेफिनेशन दिख रहा है एवरीवन? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी ना वो डेफिनेशन को मैं तुमको वर्ड टू वर्ड समझाता हूं, प्रॉपरली समझाता हूं, जिसको अंडरस्टैंड करना काफी जरूरी है, ठीक है? नाउ व्हाट दे से, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। भाई ये कंपनीज एक्ट, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था अबाउट कंपनीज एक्ट। नहीं बोला है तो आज मैं वापस तुमको समझाता हूं ये कंपनीज एक्ट क्या है। सो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं गाइस? वी आर टॉकिंग अबाउट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का है ना, ये कंपनीज एक्ट के अंदर कौन सा ये एक्ट है? कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013। अब ये भूलना ही नहीं है, ये एक्ट टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ ये एक्ट भूलना नहीं है। हाँ, मे बी ये रिप्लेस होगा फ्यूचर में, 15 20 25 50 साल के बाद शायद रिप्लेस होगा, बट फिलहाल के लिए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एक्ट। क्योंकि यही एक्ट के अंदर हर एक बिजनेस, क्या हर एक बिजनेस जो अपने आप को किस में कन्वर्ट करना चाहता है, हु इज वांटिंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी,
ओके जो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, उसको अपने आप को इसके अंडर रजिस्टर करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? Until and unless that business organization is not registered under the Companies Act. Again, listen to me. Until and unless that business organization is not registered under the Companies Act, it is not going to be called as a company only. It will just be called as a proposed business organization to be wanting to be called as a joint stock company. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. तुम लोग एक इंसान हो, यस और नो, तुम लोग इस देश के सिटीजन हो. हाउ डू यू प्रूव दैट? विद द हेल्प ऑफ योर आधार कार्ड? नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट. क्योंकि आधार कार्ड तो जाने दो, बर्थ सर्टिफिकेट में एक चीज बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखी जाती है, तुम्हारी सिटीजनशिप, नेशनैलिटी क्या? इंडियन. बरोबर है. तब जाके अभी ये श्रेया, तो श्रेया को अपना नाम श्रेया मिला ना. वी रिकॉग्नाइज हर एज श्रेया ओनली बिकॉज ऑफ द रिकॉग्निशन दैट शी हैज गॉट पोस्ट हर बर्थ एंड बेस्ड ऑन हर बर्थ सर्टिफिकेट. सेम वेज उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको अपने को कंपनी बनाना था, जिसको अपने को जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना था, उसको एक कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस अपन ने रिकॉग्नाइज इसी के लिए किया बिकॉज वो बिजनेस ने अपने आप को जाके क्या किया? कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर किया. अब इसी कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर एक सेक्रेटरी का डेफिनेशन दिया हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, हाँ ब्रैकेट में आते हैं, उसको सबसेक्शन बोलते हैं. ठीक है, ओके. व्हाट दे से? कंपनी सेक्रेटरी और अ सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर क्लॉज सी of subsection 1 of section 2 of the Company Secretary Act 1980. क्या? of the Company Secretary Act, वो अलग एक्ट है, कंपनी सेक्रेटरीज का एक अलग एक्ट है 1980. ओके, who is appointed? क्या? who is appointed by a company to perform the function of a company secretary under this act. who is appointed as a company secretary to perform the duties of a सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट. वापिस स्टार्टिंग से समझते हैं. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 24. क्या? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कंपनी सेक्रेटरी और अ सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 of section 2 of the Company Secretary Act 1980. इतना समझा? ये फर्स्ट पार्ट है. ओके, सेक्शन सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 2000 ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980. ओके, हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी. ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी अपॉइंट करता है, तो इज अपॉइंटेड एज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी, ओके, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट. समझा? अब एक साथ मेरे साथ रिपीट करना पूरा. रिपीट विथ मी. ओके, चलो स्टार्टिंग से. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 मींस कंपनी सेक्रेटरी और अ सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 1 of section 2 of the Company Secretary Act 1980 as to perform the duties of a company secretary under this act, who is appointed by a company, okay, as a company secretary to perform the duties of a company secretary under this. समझा? ये डेफिनेशन थोड़ा चैलेंजिंग है बट याद करना पड़ेगा. बरोबर बोलना. वो क्या है ना, डिफाइन खाली सेक्रेटरी को कर रहा है. हम लोग को किसको पढ़ना है? समझा? लिखने के लिए बहुत सारे लोग हैं ना, एग्जाम में लिख देते हैं, बट सेक्रेटरी का डेफिनेशन है, कंपनी सेक्रेटरी का नहीं है. इसके लिए हम लोग को ये अभी, मैं क्या बोला था हर्ष, आज ये पढ़ रहा है, पूरे 11th और पूरे 12th में डेफिनेशन तो शायद किधर भी लिखेगा नहीं, बट फ्यूचर में इफ यू आर परसुइंग सर्टन कोर्सेज लाइक CS और समथिंग ना, तब ये डेफिनेशन तेरे को ना दिमाग में बजेगा. अरे हाँ यार, ये तो 14 तारीख को अगस्त को 2024 को मैंने ये क्लास में पढ़ा था. सो आई एम काइंड ऑफ रिड्यूसिंग योर एफर्ट फॉर योर फ्यूचर. तभी भी पढ़ना है, आज भी पढ़ना है, लेकिन आज का पढ़ा हुआ तभी काम आता है. समझा? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? पक्का? राइट? तो आगे कुछ भी नहीं है, बस खाली ये डेफिनेशन अपने को पढ़ना था. बरोबर है कि नहीं? ये सोनो, चलो फटाफट नोटबुक में लिख लो फर्स्ट, फिर अपन उसके फीचर्स पे जाते हैं.
आवाज नहीं है, फटाफट गाइस। आज नहीं है, ओनली एमसीसी। किसी और का कॉलेज चालू हुआ है क्या? कौन सा कॉलेज है? आज से हुआ? वाणी। सब लोग का चालू हो गया, मेरे को लगा कल से परसों से हो रहा है। कौन सा? आर्ट्स एंड कॉमर्स, साइंस एंड कॉमर्स? सर सब लोग का ही हो गया? कौन सा है? झुंझुन वाला भी? सर कंबाइंड एसपी है। फटाफट। हो गया एवरीवन? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्का? श्योर?
सी उन लोग कॉलेज में ना शायद एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप लोग पूरा डेफिनेशन लिखो, एटलीस्ट ये वाला डेफिनेशन. सो इफ एट ऑल तुम लोग ने अगर बाय हार्ट कर लिया है, ठीक है, और सेक्रेटरी के ऊपर अगर ये जो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में जो सी अभी भी मेरी बात, in the first chapter we are only going to discuss secretary as a common concept. We are not going to discuss about any particular type of a secretary which ultimately we are going to go to a company secretary. मेरा explanation आपको company secretary related ही रहेगा. My explanation is going to focus on that. But first chapter में they are talking on general terms. जनरल में जो सेक्रेटरी होता है उसके बारे में ही बात हो रही है. क्लियर है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सो अगर समझो कॉलेज में तुमको एग्जाम पूछा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ सेक्रेटरी, ठीक है, उसमें अगर आप डेफिनेशन लिखते हो ना, ट्रस्ट मी उससे बड़ा इंप्रेशन कुछ नहीं होगा. हाँ, अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ ये भी आर्ग्यू करते हैं कि सर यहां पे आप फीचर्स ऑफ खाली सेक्रेटरी पूछ रहे हो, डेफिनेशन तो कंपनी सेक्रेटरी का है, तो ऊपर में ऑक्सफोर्ड वाला लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ यू राइट दिस वन, वो आपको दैट मॉडरेटर, दैट पर्सन विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू राइट दिस डेफिनेशन. ओके, अब बात आती है कि सर डेफिनेशन लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए. सो इफ यू राइट डेफिनेशन इट इज अ लास्टिंग इंपैक्ट, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहता है. ठीक है, हाँ मैं आपको बताऊंगा ओवर टाइम, क्योंकि अभी वाला जो यूनिट टेस्ट अब जब भी आएगा ना, दैट विल नॉट हैव अ 8 मार्क का लॉन्ग आंसर. 8 मार्क के लॉन्ग आंसर में तो कंपलसरी होता है. सो इन योर फर्स्ट यूनिट यू आर नॉट गोना हैव एन 8 मार्क का लॉन्ग आंसर, बी इट ओसी बी इट एसपी. बट अगेन पॉइंट वही है कि अगर आपने लिखा, जैसे अपन ने ओसी में बिजनेस का डेफिनेशन लिखा है, बरोबर है कि नहीं? सो अगर आप वो लिखते हो, ग्रेट, टॉपिक्स रिलेटिंग टू बिजनेस, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, लिखा, ग्रेट. हाँ, बट आगे जब फर्स्ट सेमेस्टर आएगा तब आपको 8 मार्क के आंसर्स दोनों में आएंगे, एसपी में भी आएंगे और ओसी में भी आएंगे. एट दैट टाइम इट बिकम्स अ कंपल्शन टू राइट. क्लियर है? समझ रहा है एवरीवन? Okay, so now let us try and understand about the secretary के features. सबसे पहले क्या बोलते हैं ना, सेक्रेटरी है ना, इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल. अब उस दिन मैंने अपने क्लास में किसी को अपॉइंट किया था एज अ सेक्रेटरी, एक परमानेंट. मम्मी तू थी? ओके, इसको ना अभी हम लोग कंसिडर करेंगे. नाउ शी इज द सेक्रेटरी ऑफ एवरी एग्जाम्पल दैट आई टेक, बी इट अ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी, बी इट माई पर्सनल असिस्टेंट एज अ सेक्रेटरी, और फॉर दैट मैटर्स कोई भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं तो इसका नाम भूल गया, अन्वेषा. अन्वेषा इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ सेक्रेटरी. अब फिलहाल है ना, एक चीज समझ लो, हम लोग 2 टाइप के सेक्रेटरी को समझने वाले फिलहाल, मतलब अभी के लिए ये चैप्टर में. एक होता है जो एक इंडिविजुअल अपॉइंट करता है. इंडिविजुअल मतलब मेरे जैसा कोई इंसान जो बिजनेसमैन है या सेलिब्रिटी है या कोई भी हु इज अ बिजी इंडिविजुअल, और उसको लाइक मेरे को मेरे काम करवाने हैं जो मैं नहीं करवा पा रहा हूं, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं, एंड आई एम वांटिंग समवन टू डू इट फॉर मी. So if I'm appointing Anvesha on my behalf to undertake those responsibilities, she's acting as my what? She's acting as my personal assistant. She's acting as my what? Clear है इतना? वैसे ही इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज भी होते हैं. अभी इंस्टीट्यूशन मतलब आप बोलोगे सर कौन से इंस्टीट्यूशंस? अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें वी नीड द सेक्रेटरियल सर्विसेज. अगर तुमको कोई आइडेंटिफाई नहीं होता है तो लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था, कौन सा एग्जांपल, आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, उस बिल्डिंग का, उस सोसाइटी का भी एक सेक्रेटरी इंसान होता है. हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है? यस और नो? तू जान दे, तेरा एक अलग सिनेरियो है, वो उसको इग्नोर करते हैं अपन, बरोबर है? सो वहां पे भी एक इंसान अपॉइंट हुआ है, या अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं और मैंने अन्वेषा को अपॉइंट किया है, तो जो भी है, अ सेक्रेटरी इज एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल ओनली ना. अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन एसोसिएशन और अ टीम और पार्टनर्स, दे कैन नॉट बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ सेक्रेटरी. सेक्रेटरी हमेशा एक इंसान ही होता है, बरोबर है? अन्वेषा इज वन इंडिविजुअल. उसने किसी को एसोसिएशन में नहीं बोला कि सर हम 3-4 जन मिलकर आपका सेक्रेटरियल काम करेंगे. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. अगर तुमको डीप एंड डिटेल में मैं बताऊं ना, जैसे अपन एक कंपनी सेक्रेटरी का बात करते हैं, भाई कंपनी का स्टैंडर्ड, कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है. दे अंडरटेक देयर सेट ऑफ एक्टिविटीज एट द हाईएस्ट लेवल. भाई वो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं, हाँ या ना? और उसमें इतने सारे काम, इतनी सारी एक्टिविटीज, इतने सारे फंक्शंस होते हैं ना भाई, दिमाग खराब हो जाए किसी का भी.
फिर आप बोलते हो कि सर इतने सारा काम, इतनी सारी ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस अकेला कैसे कर सकता है? लाइक अन्वेषा इज द नाउ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी. विल दैट पुअर गर्ल बी एबल टू डू एवरीथिंग? तब है ना पॉसिबल है अन्वेषा के तू अपने नीचे 2-3 जन को रख सकती है एक्टिंग एज योर सेक्रेटरी. बट दिमाग लगाना, एक कंपनी ने अन्वेषा को अपॉइंट किया है तो यू आर एक्टिंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी. और हर कंपनी में एक ही सेक्रेटरी होता है, ये चीज याद रखना. एक ही कंपनी सेक्रेटरी होता है पूरे कंपनी में. रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है फिर उसमें भी एक ही कंपनी सेक्रेटरी है. तो सर आपने बोला कि मैं कंपनी सेक्रेटरी और मैंने मेरे नीचे 2-4 जन को रखा है, वो आर एक्टिंग एज द सेक्रेटरी, तो ये कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों? जो भी लोग तेरे अंडर है ना वो तेरे पर्सनल असिस्टेंट है. पर्सनल असिस्टेंट कितने भी रख. तुम्हारे बिल्डिंग में भी सेक्रेटरी अंकल एक ही है, भले वो कितना भी नालायक है. दूसरा दूसरा बात है कि नहीं? मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ना, बिल्डिंग में इंसान जो है ना वो सेक्रेटरी अंकल बहुत नालायक है कि नहीं? पता है कि नहीं पता है? देखा है कभी सेक्रेटरी अंकल को? अब कंपनी ने इसको बहुत सारे काम दिए, वो पहुंच नहीं पा रही है, काम तो करवाना पड़ेगा, तो इसने अपने नीचे लोगों को रखा है ना. गाँव से आयो ना. आ जाओ आ जाओ. बात वही है ना, मैं अभी वही बता रहा हूँ हर्ष. सब काम अगर वो कर लेती मेरे को प्रॉब्लम नहीं, बट देन देर आर सो मेनी ड्यूटीज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय वन पर्सन, इट बिकम्स इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली. तो तू उसके अंडर काम कर रहा है, तू उसको हेल्प करेगा, लास्ट में साइन वही करेगी, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय हर बट टू बी कंप्लीटेड बाय यू. क्रेडिट नहीं ले रही है यार, वो पोजीशन के वो लायक है. तू लायक होता तो तू कंपनी सेक्रेटरी बनता, पर तू ना, आई मीन तू लायक नहीं है तभी के लिए, तो दैट इज वाई वी अपॉइंटेड यू एज, आई मीन शी इज अपॉइंटेड यू एज हर सेक्रेटरी. है कि नहीं? शायद तू लायक बन जाता, तू अपने आप को उतना क्वालिफाई वगैरह करवा लेता, हम इसको निकाल दे. है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं निकलेगी फिलहाल. डोंट बी यू नो सो टेंशन में आ गई यार, वो इनसिक्योरिटी आ गई. अलाउड नहीं है. डिसीजन मेकिंग एक ही जन के हाथ में होना चाहिए. टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इंग्लिश में कहावत सुनी है. ज्यादा लोग दिमाग लगाएंगे ना तो लग जाएगी. है कि नहीं? ओ पेस्ट कंट्रोल और इमोशंस तेरे को बोला है ना सेक्रेटरी में, आई मीन सेक्रेटरी क्या बोला, एसपी में ऐसा मस्ती नहीं करना बेटा. समझा मेरी बात? सो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अच्छा एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, तूने भी अपने नीचे 2-4 लोगों को रखा है, तो जो 2-4 लोगों को तूने रखा वो भी तो इंडिविजुअल्स ही है ना. सो गाइस कैसा है मालूम है कि अगर आप पर्सनल असिस्टेंट की बात करो या तुम एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी की बात करो, इंस्टीट्यूशन लाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो भी लोग सेक्रेटरी को रख रहे हैं ना, सेक्रेटरी इंडिविजुअली होता है. अब ये दोनों को तूने अपने नीचे रखा तो ये दोनों इंडिविजुअली अपॉइंटेड, ऐसा नहीं कि दोनों का पार्टनरशिप है या दोनों एक कंपनी है, एक फर्म है, दोनों क्या अपन मिलके है ना अन्वेषा के सेक्रेटरी और उसके कंपनी में काम करेंगे. नहीं, अन्वेषा ने हर्ष को इंडिविजुअली अपॉइंट किया, अन्वेषा ने रौनक को इंडिविजुअली अपॉइंट किया. समझा? तो तू भी एज अ सेक्रेटरी यू आर एन इंडिविजुअल हु हैज बीन अपॉइंटेड अंडर द कंपनी. हर्ष एंड रौनक ऑल्सो हैव बीन अपॉइंटेड अंडर यू टू बी वर्किंग एज योर पर्सनल असिस्टेंट, बट बोथ ऑफ देम आर इंडिविजुअल्स. समझा कि नहीं समझा एवरीवन? पक्का? गाइज इनिशियल डेज में ना मैं आपके साथ टेक्सुअल वर्ड्स में आई विल डिस्कस, लाइक आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन. इनिशियल डेज में मतलब जब तक स्टार्टिंग का 1-1.5-2 चैप्टर नहीं हो जाता, एक बार तुम यूज टू हो जाओगे ना विद द टर्म्स, विद द लैंग्वेज, ओके, विद द एक्सप्लेनेशन, फिर अपन, मैं टेक्स्ट बुक से मेरा फोकस कम कर दूंगा. मतलब आपको पढ़ना है, आपको तो पढ़ना ही है, बट आई विल ओनली गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. टेक्सुअल मतलब वो क्या, वो बच्चों वाला सिस्टम मेरे को पसंद नहीं है, मैं जिंदगी में हाथ में बुक लेता नहीं है. ठीक है? बट एसपीए इनिशियल डेज है, इसके लिए मैं थोड़ा तुम्हारे साथ आई विल बी एसोसिएटेड. बरोबर है? सी, ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ फर्म और एन इंस्टीट्यूशन और एन कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी. अभी वही बोला मैंने, कुछ अलग बोला कि एक फर्म, एक इंस्टीट्यूशन, एक एसोसिएशन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी. यस और नो? नाउ अ सेक्रेटरी हैज टू बी एन इंडिविजुअल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज लॉ. मतलब ये भी एक्ट के अंदर है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर भी जो कंपनी का एक सेक्रेटरी बन रहा है वो भी वही बोलता है कि सेक्रेटरी इंसान ही होगा, एक इंसान, एक इंडिविजुअल ही होगा. बरोबर है कि नहीं? ओके. एंड ऑल्सो ड्यू टू द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर. अभी कोई भी एम्प्लॉयर हो, वहां पे अगर अन्वेषा की बात कर रहे हैं और अगर कंपनी सेक्रेटरी
रहे तो कंपनी नीडेड योर स्किल्स, टैलेंट, वट एवर इट इज। तूने अपने नीचे 2-3 लोगों को रखा तो उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स और टैलेंट या जो भी क्वालिफिकेशन था जो तेरे काम के लिए इंपॉर्टेंट था, तो बेस्ड ऑन दैट यू अपॉइंटेड देम एज योर सेक्रेटरी, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एक्सेट्रा, यू आर अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। समझा कि नहीं समझा? यस और नो? और बात आज आके अदर ही अटक रही है कि ये क्या है, सब इंडिविजुअल्स है, दे ऑल आर इंडिविजुअल्स। दूसरा, मालूम है बहुत बुरा लगता है, मालूम है ये जब चीज मैं लोगों को बोलता हूं ना, इट इज लाइक अ पेनफुल थिंग। उसी में अपन ने पढ़ा, मालूम है ना, कि अगर अपन कंपनी सेक्रेटरी का बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कहां पे आता है? प्रोफेशनल में आता है ना। यू नीड टू बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू बी टर्म्ड एज अ कंपनी सेक्रेटरी, यस और नो? पर एक बात बोलू गाइस, भले तू एज अ प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी है या ये तेरे पर्सनल असिस्टेंट है, वो आर एक्टिंग एज योर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हमेशा एक एम्प्लॉयड पर्सन ही होता है। यू नो अन्वेषा, तेरे को या हर्ष को या रौनक को अगर हम लोग सेक्रेटरी बोल रहे हैं ना, तो सेक्रेटरी किसी के अंडर ही काम करता है, इसके लिए वो सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी खुद मालिक नहीं होता, सेक्रेटरी खुद मास्टर नहीं होता। यू नो व्हाट, आई एम अ मास्टर एंड आई एम अ सेक्रेटरी, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट हो जाते हैं। आइदर यू आर अ मास्टर, आइदर यू आर अ, यू कैन नॉट बी बोथ। सॉरी, बरोबर है। अगर मैं कंपनी हो या मैं एम्प्लॉयर था, अन्वेषा मैंने तेरे को रखा, तो यू आर गोइंग टू बी एम्प्लॉयड, तुम एक एम्प्लॉय रहने वाले हो। भले तू क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, लेकिन तू एम्प्लॉयड ही रहेगी, यू विल बी पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर अगर एम्प्लॉयड है तो फिर क्या होता है, फीस मिलेगा कि सैलरी मिलेगा बाय डिफॉल्ट तेरे को? समझा? तुम क्वालिफाइड, अगर कंपनी सेक्रेटरी की अगर अपन बात करते हो तो यस यू आर क्वालिफाइड एज अ प्रोफेशनल, बट यू आर ऑलवेज गोइंग टू वर्क एज अ एम्प्लॉय, यू हैव टू बी एम्प्लॉयड। फॉर यू टू बी कॉल्ड एज अ सेक्रेटरी यू हैव टू बी वर्किंग अंडर समवन ना, भले फिर वो कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, कि पर किसी के अंडर ही काम करके आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, तभी जाके आप सेक्रेटरी बने जाओगे ना। सी जस्ट हैविंग अ मियर क्वालिफिकेशन ऑफ अ सीएस, यस एक्सटर्नली सोसाइटी की आंखों में तुम एक प्रोफेशनल हो, बट तुम अपनी प्रोफेशनल डिग्री को तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो ना, तुम काम नहीं कर पा रहे हो। काम करना है एज ए सेक्रेटरी, मतलब आपको किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। सर मैं तो सीएस है ना, हो अग्रीड, पूरा रिस्पेक्ट दिया, लेकिन जब तुमको तुम्हारी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना है, यू विल हैव टू बी अपॉइंटेड अंडर द कंपनी टू बी वर्किंग एज ए कंपनी सेक्रेटरी। ऑब्वियस है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? पक्का गाइस, मैं अभी भी बोल रहा हूं, नहीं समझेगा ना तुरंत हाथ ऊपर करना, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इट इज नॉट ओसी के पढ़ के भी याद हो जाएगा, टेक्निकलिटीज बहुत है। और अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट किया हूं, अभी आंसर में जब पूरा करने चाहूं स्टार्ट करूंगा ना, अभी आज तो पूरा होगा भी नहीं, और एक आध 2 पॉइंट होगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोस टॉपिक्स जो शायद आपको 12th में आने वाले, बट मैं अभी से ही बताने वाला हूं। सो देर वुड बी अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज विच वी आर गोइंग टू कम थ्रू। सो नहीं समझता है ना, जब भी तुरंत बेशरम होकर बोल दो सर नहीं समझा। अभी कैसा बीच में बोलता है सर मेरे को नहीं समझा, आई लाइक दैट, पूछ लो, ये भी लास्ट 1-2 बार पूछा था। सो दैट अप्लाइज फॉर एवरीवन। नहीं समझा हाथ ऊपर कर लो, सर ये क्या था, ये नहीं समझा, ठीक है, इट्स वेरी टेक्निकल, गॉट इट? सो 2 पॉइंट समझे, चलो अपन जाते हैं कौन से पॉइंट पे, वो किधर, पेड एम्प्लॉय वाला, बरोबर है। सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक चीज मैं एडिशनल बताता हूं तुमको, ये क्या मार्कर दे ना, मेरे मार्कर मेरे पास ही है। सी आई टेल यू सम थिंग्स। इतना तो समझा कि 2 टाइप के सेक्रेटरीज है, हाँ या ना? अब मेरे को बताओ, अगर मैं यहां पे लिखता हूं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज, बरोबर है। तो 2 टाइप के सेक्रेटरीज आते हैं, कौन सा? एक होता है पर्सनल और एक होगा इंस्टीट्यूशनल। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं गाइस, सबके अंदर सेक्रेटरी लगता है। अभी तक इंस्टीट्यूशन में तुमने एक ही इंस्टीट्यूशन को समझा है, कौन सा? जॉइंट स्टॉक कंपनी। पर और भी इंस्टीट्यूशन है जहां पे सेक्रेटरी लगता है, जो मैंने एक और एग्जांपल दिया, तुम्हारी बिल्डिंग, कौन सा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, बरोबर है। एक और इंस्टीट्यूशन है जिसको अपन बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कल अपना डिस्कशन हुआ था, याद है कि नहीं है? बरोबर है। और एक और इंस्टीट्यूशन है जिसको अपन बोलते हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, एनपीए बोलो या फिर एनपीओ बोलो, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, ठीक है। और पर्सनल तो सबको मालूम है, पर्सन में कौन अपॉइंट करता है, मैं इधर एक ही चीज लिखता हूं, बिजी इंडिविजुअल्स, बरोबर है। अब वो आप आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन है, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पीपल, पॉलिटिशियंस, कोई भी हो सकता है। अब क्या है मालूम है, जब पर्सनल असिस्टेंट का बात कर रहे हैं तो उसको ऑनेस्टली सैलरी मिलता है, सैलरी मिलेगा, मतलब वो क्या बन गया, अगेन यहां पे पेड एम्प्लॉय बन गया, पॉइंट वैलिड है।
कंपनी सेक्रेटरी का बात करो, अगेन वो पेड एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बात करो, वो पेड एम्प्लॉई है। लेकिन अगर तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी और नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का बात करो ना, तो समटाइम्स यहां पे जो सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन ऑनररी बेसिस या ऑनरेरियम। मतलब क्या गाइज, अगर तुम नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का, आप बोलो सर नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के एग्जांपल्स दो ना, तो तुमने सुना रहेगा लायंस क्लब, रोट्रैक्ट क्लब, कुछ नहीं मुलुंड में रहने वाले को समझेगा कालिदास, मुलुंड जिमखाना, ये सब सुना है। या तुम्हारे बहुत सारे मम्मी पापा लोग एसोसिएटेड रहेंगे कोई ऐसे सोशल ग्रुप से, है कि नहीं? ये ग्रुप वो ग्रुप रहेगा ना कुछ तो एसोसिएटेड रहेंगे। सो जितने भी ग्रुप्स और जितने भी हम लोग ये सब एग्जांपल्स ले रहे हैं ना, तुमको पता है दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन फॉर्म्ड फॉर व्हाट? दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ सम काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटीज, स्पोर्ट एक्टिविटीज, cultural activities, educational activities, some donational programs, कुछ ना कुछ सोशल, कल्चरल, आर्ट, स्पोर्ट, एजुकेशनल, ये सारी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए सब ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया। और यहां पे ना गाइस, पैसा धंधा नहीं होता है, बिजनेस नहीं होता। बस अगर समझो अपन ने, मैंने एक ग्रुप बनाया, कौन सा ऐसा कोई लायंस क्लब या ऐसा कुछ सेट किया, तुम सबको मैंने उसकी मेंबरशिप दी, आप थोड़ा बहुत पैसा कंट्रीब्यूट करते हो इन द नेम ऑफ मेंबरशिप फीस, बस उसी पैसों से और बाकी डोनेशंस के ऊपर मैं काम करता हूं। आई एम वर्किंग ओनली ऑन दैट। यहां पे बिजनेस धंधा नहीं होता कि भाई तुमने पैसा दिया फिर हमने कोई बिजनेस किया फिर उसमें से पैसे कमाए। इट्स प्योरली ऑन सब लोग है। अगेन उसमें से अन्वेषा है ना, वी ऑल आर मेंबर्स। मैंने भले फॉर्म किया लेकिन हम लोग कलेक्टिवली मेंबर्स है। उसमें अपन ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि अपन अन्वेषा को क्या करेंगे, मतलब वील बी अपॉइंटिंग हर एज अ सेक्रेटरी। सेम एज अपन सब एक ही बिल्डिंग का हिस्सा है, XYZ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हर एक जन एक एक फैमिली का मेंबर है, एक एक फ्लैट का मेंबर है, बरोबर है। सब ने अपन ने एक कमिटी बनाई, कमिटी को अपन ने बोला कि एक पर्सन को चेयरमैन बना दिया, समझो इसको चेयरमैन बना दिया, इसको अपन ने ट्रेजरर बना दिया। अगेन अन्वेषा की बात करेंगे तो अपन ने कलेक्टिवली डिसाइड करके अन्वेषा को क्या बनाया। अब मेरे को बताओ, तुम जिस जिस बिल्डिंग में रहते हो उधर कोई बिजनेस होता है क्या? Is there any form of a business activities? But still, a society is being undertaking its set of activities and it is run by that members of the committee. हाँ या ना? और उधर खर्चे वगैरह भी होते हैं, काम वगैरह भी होते हैं और खर्चे वगैरह भी होते हैं, तो अपन वो कलेक्टिवली फंड करते हैं, बरोबर है। लेकिन काम कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोग कर रहे हैं ना, कमिटी वाले कर रहे हैं ना, कोई चेयरमैन का काम कर रहा है तो कोई ट्रेजरर का काम कर रहा है तो कोई सेक्रेटरी का काम कर रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, आप लोग में से जो भी लोग हो एक सेक्रेटरी ऑफ अ सोसाइटी को जानते रहेंगे, तुम्हारे घर वाले कभी बने थे सेक्रेटरी? एनी वन ऑफ यू? या हाँ तूने बोला था डैड बने थे, तो मेरे को बता उनको पैसा मिला था मालूम है जब वो काम कर रहे थे? कुछ पैसा नहीं मिलता। सो if you are associated to a non-profit association and a cooperative society, at that time you will be supposed to be working on honorary basis. हाँ, अगर आप पर्सनल इंडिविजुअल हो और आई मीन पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी हो, या फिर यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी और अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, यस यू कंप्लीटली हैव टू ड्रॉ सैलरीज। सो ऐसा है कि वो पेड एम्प्लॉई है, जहां से पैसा मिलना चाहिए मिलता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई जगह पे अगर एज अ सेक्रेटरी बीन अपॉइंटेड तो यू हैव टू बी वर्किंग ऑन ऑनररी बेसिस। क्या करना पड़ता है आपको? ऑनररी बेसिस पे, ऑनरेरियम पे ही काम करना पड़ता है। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? समझा कि नहीं समझा? पक्का कंटिन्यू करते वही पॉइंट को। क्या सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ओके, सेक्रेटरी इज ईदर गिवन सैलरी और इज पेड एन ऑनररी। कभी कभी एक लमसम अमाउंट दे देते, चल ये ले ले बेटा शगुन का, डिपेंडिंग ऑन द वर्क, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे हैव बीन अपॉइंटेड, depending whether they have the money to give the secretary or not, depending on sometimes their secretary has executed a lot of things on behalf of the organization और उसमें से उसको reimbursement मिलना चाहिए। सिचुएशनल है, कुछ भी हो सकता है। क्या पैसा है किधर? दैट्स वेयर यू आर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, को साथ में ऑपरेट मिलके करेंगे। अगर सोसाइटी को चलाना है, सोसाइटी को रखना है, अच्छे से मेंटेन करना है, तो तुमको काम वैसे ही करना पड़ेगा, बरोबर है कि नहीं? यस और नो? आगे देखते हैं। सो दे आर पेड एंड ऑनरेरियम, बरोबर है। ऑल्दो सेक्रेटरी इज एन पेड एम्प्लॉय, येट द सेक्रेटरी होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बोलो सर अल्टीमेटली तो आप लास्ट में क्या बोलते हो कि एम्प्लॉय है, तो फिर इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? देना पड़ता है क्योंकि बाकी लोग है नहीं है, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो है
सेक्रेटरी तो रहने ही वाला है। इसके लिए ना तुमको अगर आज तक कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है तो एक सेक्रेटरी का तो एक्सपीरियंस हो ही गया। कौन सा? तुम्हारे बिल्डिंग का। भले तुम उसको कुछ दे और न दो, जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए आप दे नहीं रहे हो, लेकिन तुम फिर भी देख लो सोसाइटी में उसकी पोजीशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बिल्डिंग का वॉचमैन से लेके भाई बिल्डिंग के हर मेंबर तक सेक्रेटरी है ना, वो सेक्रेटरी का तो पूछना पड़ेगा, सेक्रेटरी को तो बोलना पड़ेगा, सेक्रेटरी को तो बताना पड़ेगा। सेक्रेटरी जब तक परमिशन नहीं देगा कुछ नहीं हो। कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इतना इंपॉर्टेंस मांग भी नहीं रहा है फिर भी देना पड़ता है, बिकॉज वो सेक्रेटरी है। समझा? वो ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एन इंटेग्रल पार्ट है। अग्रीड और नॉट? समझा? सी ये सब एग्जांपल्स है ना, तुमको समझेगा कि कंपनी सेक्रेटरी कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपनी में तो आप घुस के देखे नहीं हो ना काम कैसे होता है, बट जब भी आपको कंपनी बन जाएगी, कंपनी फॉर्म हो जाएगी ना, तब तुमको समझेगा कि कंपनी इज सच अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और उसमें सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस हाँ बहुत ज्यादा होता है। बरोबर है ना? यस और नो? आगे बढ़ेंगे। अब वो बहुत सारे फंक्शंस अंडरटेक करता है, जिसमें एक फंक्शन उसकी क्या है, बहुत ड्यूटीज पे पॉइंट आते हैं। अब मैं अगर ड्यूटीज पॉइंट को मैं एलोबरेट करूं ना, तो कितने सारे डिफरेंट सेट ऑफ ड्यूटीज वो अंडरटेक करता है मैं आपको बताता हूं। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द ड्यूटीज। गाइज मेरा एक्सप्लेनेशन अभी कौन से सेक्रेटरी की तरफ जाएगा मालूम है? ठीक है, एक्सप्लेनेशन कलेक्टिवली दूंगा लेकिन मेरा फोकस ज्यादातर उधर जाएगा। सो ड्यूटीज के अंदर है ना, उसके पास कितनी ड्यूटीज होती है? एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, एक होता है फाइनेंशियल ड्यूटीज, एक होता है स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, एक होता है लीगल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और लास्ट में एक आता है जनरल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब गाइज एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपन और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ये सारे के सारे काम आते हैं। इफ आई हैव टू टेल यू सेक्रेटरी का पोजीशन कैसा है, अब एक कंपनी को अपन अंडरस्टैंड करते कि उसकी हायरार्की क्या होती है। ठीक है, तो कंपनी में सबसे ऊपर है ना कंपनी के ओनर्स होते हैं। अब ओनर्स है, काम तो करेंगे नहीं, मालिक है बॉस, हम मालिक है, हम घंटा काम नहीं करते, तो उन्होंने अपने नीचे ना लोगों को रखा है। तो और जॉइंट स्टॉक कंपनी में ना ओनर्स के नीचे जो काम करते हैं और जो ओनर्स को डायरेक्टली सब जवाब हिसाब किताब देते हैं, उनको अपन बोलते हैं डायरेक्टर्स। क्या बोलेंगे? डायरेक्टर्स के नीचे है ना बहुत सारे, डायरेक्टर्स के नीचे एक इंपॉर्टेंट इंसान आता है जिसको हम बोलते हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके नीचे है ना बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आते हैं, जिसको एक नाम दूंगा मैं, सीईओ, तुमने सुना है? फिर सीएफओ सुना रहेगा। सीईओ का फुल फॉर्म क्या है? तो अगर सीएफओ बोलूं तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ओके, फिर एक सीएमओ आता है, मैनेजरियल ऑफिसर, टीओ टेक्निकल ऑफिसर, सीएलओ चीफ लीगल ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, बरोबर है? सीएफओ, सीटीओ, सीएमओ, सीएलओ, बहुत सारे ऐसे अलग अलग लीगल एडवाइजर है, लीगल ऑफिसर है, कंपनी जॉइंट स्टॉक एक्ट लीगली है ना, सीओ पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, बहुत है। ओके, इनके साथ में एक ऐड कर देता हूं सीएस, अब मैं समझाता हूं तुमको। फिर इनके नीचे है ना, फिर कौन आते हैं? वो डिपार्टमेंटल हेड्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपन बनाएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक्निकल, ये वो सब उनके हेड्स आते हैं। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, फाइनेंस का फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, समझ रहे हैं? वो लोग आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। फिर उनके नीचे उनके सीनियर मैनेजर्स, मतलब अब ये डिपार्टमेंट तो बन गए, लेकिन जोन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से भी वो डिपार्टमेंट्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं, और उस हिसाब से वो सीनियर मैनेजर आता है। उनके नीचे सब वर्क करते हैं, और एक उनका हेड होता है जूनियर मैनेजर्स। फिर उनके नीचे सब यू नो एम्प्लॉयज, वर्कर्स, ये वो, सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, वो सब। और एकदम नीचे कौन आते हैं? तुम्हारे लेबर या वर्कर्स। ये एक हायरार्की है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, एक एक्सटेंडेड हायरार्की है। यहां पे जो मैंने आपको ये वाला पार्ट बोला ना, इन लोग को एक कलेक्टिवली नाम दिया गया है, दैट इज केएमपीस। क्या नाम दिया गया? केएमपी का फुल फॉर्म है की मैनेजेरियल पर्सोनेल्स।
ओके, की मतलब इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पर्सोनल है मैनेजमेंट के लिए, उसमें एक सीएस होता है। अब अगर इसको लेवल्स में डिवाइड करेंगे ना अपन, लेवल्स में अगर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स की बात करेंगे ना, तो ये 3 लेवल होता है, टॉप, मिडल, लोअर। तो यहां तक है ना टॉप है, यहां तक मिडल है और ये लोअर है। तो तुम देखोगे ना तो सीएस इज अ पार्ट ऑफ, मतलब सेक्रेटरी इज अ पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। अब ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, दे हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, क्या, सब उन लोग, मेन जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग होता है ना, वो डायरेक्टर्स करते हैं अपने हिसाब से। तो ये डायरेक्टर्स जब डिसाइड करते हैं ना, वो एक मीटिंग में करते हैं। अगर दिमाग रहेगा ना तो तुम मेरे को बताओ मीटिंग कौन सी रहेगी। सी डायरेक्टर्स इंडिविजुअल है, इन लोग सब एक साथ आते हैं ना, तो उनको नाम क्या दिया जाता है मालूम है? दे आर कॉल्ड एज द बोर्ड ऑफ। उन लोग अपना एक बोर्ड बनाते हैं जिसके अंदर उसके डूज, डोंट्स, पावर्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अपन इनको शॉर्ट में देंगे क्या नाम? बेवड़ी नहीं, बीओडी है। कौन बोले? बीओडी है गाइस, बेवड़ी नहीं करना, बीओडी। तो अभी थोड़ा ऐसा दिमाग लगाओ कि ये जब डायरेक्टर्स खुद मिलते हैं और सब डिसाइड करते हैं कि अपने को क्या करना है, कैसे करना है, ये वो, तो उन लोग एक मीटिंग बुलाते रहेंगे। एक मीटिंग को क्या बोलते रहेंगे? वेल डन, इट इज कॉल्ड एज अ वेल डन बोर्ड मीटिंग। ठीक है। अब ये बोर्ड मीटिंग में सब जब डिस्कशन हो रहा है ना, बाकी लोग कोई नहीं रहेगा, ये रहेगा। यहां पे बोर्ड मीटिंग में कौन होंगे? खाली डायरेक्टर्स प्लस एक इंपॉर्टेंट इंसान होता है सीएस, ये रहेगा ही हमेशा। फिर ये सेम चीजें ना इनके साथ कम्युनिकेट होता है कि बॉय देखो हमने प्लान कर लिया, अभी तुम लोग को देखो तुम्हारा क्या काम है, ड्यूटीज है वो, बिकॉज इनके काम के हिसाब से फिर आगे फर्दर उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो जब इन लोग ने प्लान किया, इन लोग ने इसको इंप्लीमेंट किया और इन लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब जगह पे है ना सेक्रेटरी होता है। एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड एट द टाइम ऑफ, इन लोग एग्जीक्यूशन वाले हैं ना, सब जगह पे सेक्रेटरी होता है। और ये सब जगह पे ना वो एक कनेक्टिंग लिंक बनता है। बरोबर है? इन लोग ने काम बनाया, इन लोग ने काम समझा, इन लोग ने काम किया। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज की बात करता हूं ना, तो उसको पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करना है, बेसिकली इंक्लूडिंग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, कि लोग बरोबर इधर काम करें, इधर काम करें, इधर काम करें, सब जगह पे उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहता ही है। अब तेरे को समझेगा कितने काम है, एक इंसान किधर तक पहुंचेगा। सो राइट फ्रॉम प्लानिंग टू द इंप्लीमेंटेशन टू द एग्जीक्यूशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज एंड ऑफिस रिलेटेड वर्क वो सेक्रेटरी करता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, धंधा है, पैसा तो रहेगा ही, और पैसे का आना जाना, यूज, सब कुछ रहेगा। तो दैट कैन बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बरोबर है? स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है कंपलसरी, बाकी कुछ हो या ना हो, ये काम, ये एक्टिविटीज, ये फंक्शंस तो उसको करने ही है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, योर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, ये सब मेंटेन करके रखना और ये सब करना उसका कंपलसरी ड्यूटीज होता है। कोई नहीं करेगा, वही करेगा। या किसी लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, क्या? कम्युनिकेशन विथ मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल एस्पेक्ट्स मतलब बाहर वालों के साथ जो कम्युनिकेशन करना है, वो भी कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। वो सब उसके स्टैट्यूटरी ड्यूटीज में आता है, वो करना कोई नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं, किसी के पास पावर्स ही नहीं करने का। उसके अलावा लीगल मैटर्स, कितने सारे जगहों पे फाइलिंग करना पड़ता है, कितनी जगहों पे जाके तुमको परमिशन वगैरह लेना पड़ता है, कितनी जगहों पे तुमको चेक करना पड़ता है कि कंपनी एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजंस है, एक्ट्स है, सब एक्ट्स है, वो सब हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दैट ऑल कम्स अंडर द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी उसको करना पड़ता है। और ये सब होने के बाद जनरल ड्यूटीज भी होती है, नॉर्मल जनरल ड्यूटीज। उसमें भी वो इट इज सब्जेक्ट टू द सिचुएशंस, वो अपन एक किसी दो चीज पे फोकस नहीं कर सकते, जनरल में जनरल ड्यूटीज भी आती है। सो अगर अपन वो पॉइंट देखेंगे ना, तो ड्यूटीज में ये सब चीजें आती है। रूटीन फंक्शंस भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होता है, स्टैट्यूटरी फंक्शंस भी होता है, फाइनेंशियल लीगल फंक्शंस भी होता है, जनरल फंक्शंस भी होता है। और फंक्शंस को अपन जनरल में एक वर्ड यूज किया है, ड्यूटीज, और वो कोई नहीं कर सकता। अब अपन एग्जांपल लेते हैं किसका? क्लास में। क्लास में हो ना तुम, इतना तो तुम समझ ही जाओगे। मैंने इसको अपॉइंट किया, मैं क्लास चला रहा हूं, तो मेरा मेन काम, मेरा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? आओ लेक्चर्स लो, क्लास में बच्चों को पढ़ाओ, मेरा मेन काम, मेन फोकस होना चाहिए। अब तुमको एक आइडिया देता हूं, क्लास में कितनी सारी दूसरी ड्यूटीज होती है जो करनी पड़ती है। जैसे पहले तो सुबह सुबह क्लास आओ, लाइट वाइट चालू करो, क्लास को एक रेडी करके रखो, सेटअप वेटअप बना के रखो, करना पड़ता है। मैं स्टार्ट से एंड तुमको हर एक्टिविटी बता रहा हूं, फिर तुम उसका इंपॉर्टेंस खुद डिसाइड कर लेना, कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज लेक्चर लेने का जो टाइम टेबल कल भेजा गया था, वो तुमको वो कौन भेजा?
सेक्रेटरी ने भेजा। मेरे साथ दूसरे लोग भी लेक्चर्स लेते तो उनको भी तो भेजना पड़ेगा रिमाइंडर, बरोबर है। फिर एग्जाम कंडक्ट करना, क्वेश्चन पेपर बनाना, टेस्ट प्रॉपर बोला ना, एग्जाम या टेस्ट कंडक्ट करना, उसका पेपर चेकिंग, मार्क्स करेक्शन। मैं जनरली बोल रहा हूं, मतलब देखते जाओ कितना काम है। ऑफिस मैनेजमेंट, किसी की इंक्वायरी, अटेंडेंस, मार्किंग, कोई नया एडमिशन आया, कोई पेरेंट का कंप्लेंट, बच्चों के कोई प्रॉब्लम्स, बरोबर है, फीस कलेक्शन, पेमेंट्स, सैलरी पेमेंट करना है, बिल्स पेमेंट करना है, टैक्सेस पे करना है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स टू द डिपार्टमेंट, बरोबर। दूसरा सारा नॉर्मल जो दूसरा काम आता है, पानी का टंकी भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, वॉशरूम वगैरह सैनिटेशन प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है, कितने टाइम तो आके थोड़ा बहुत पूजा वूजा आरती वारती करना पड़ता है, इट्स अ प्लेस ऑफ ऑब्वियसली, बरोबर है कि नहीं, तुम देख रहे हो। और ये सब मेरा ही काम है, ये सब मेरा ही काम है, मैं करूंगा तो मैं लेक्चर कब लूंगा? सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमको, जस्ट पुट अ सिंपल क्वेश्चन। तुम लोग आ गए हो मस्त, अब बाहर एक इंक्वायरी आया एंड देयर इज नो वन टू हेल्प मी आउट, तो आई हैव टू गो आउट, और वो इंक्वायरी के लिए कम से कम आधा पौना घंटा तो लगेगा ही, ऑब्वियस है। तुम्हारा लेक्चर 1 घंटे का था, उसमें अगर मैं आधा पौना घंटा बाहर हो गया तो तुमको कैसा लगेगा? मेरे को ऑनेस्टली जवाब देना। इमेजिन हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन ऐसा है कि मैं यहां पे लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है ना, एंड अचानक देयर इज समवन हु हैज नॉक्ड एंड आई एम लाइक ओके आई विल कम, और 30 to 45 मिनट्स मैं बाहर रहता हूं, तो तुम्हारा ऑनेस्ट फीलिंग क्या रहेगा ना? प्लीज टेल मी क्या रहेगा, हाथ ऊपर करके, बी ऑनेस्ट। टाइम पास हो रहा है तेरा, तू बोलेगा सर मेरे को सुबह सुबह बुलाया और लेक्चर लेना ही नहीं था तो क्यों बुलाया? ऑनेस्ट, वेरी गुड। और काय का फीस गया बेटा? एक एक दिन का फीस नहीं दे रहा ना तूने तो कलेक्टिव फीस दी है, तो तेरा पोर्शन मैं कंप्लीट करूंगा, उसका टेंशन ना ले, बरोबर। और बोल, और किसको बुरा लग रहा है? या जो भी तुमको कंप्लेंट्स या जो भी तुम्हारे इश्यूज है वो मेरे को तुम कम्युनिकेट करो, ठीक है ना? बोलो। खाली 2 ही जन को प्रॉब्लम आया, रेस्ट ऑफ यू वेर ओके विथ इट? बोलना क्या प्रॉब्लम आएगा, वॉट एवर यू विल फील फ्रॉम इनसाइड टेल मी। गुस्सा आएगा ऑब्वियसली, और मैंने टाइम का वैल्यू नहीं देखा, बरोबर है, ओके, लाइक योर टाइम वाज इंपॉर्टेंट एंड आई वेस्टेड इट, ओके गुड, सॉरी। तो खुश हो जाएगा तू, वैसे घर पे एसी है या नहीं, इधर तो एसी मस्त है, ठीक है, तो तू खुश हो, तेरे को कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, तेरे को मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, चलेगा ना? ओके। और मम्मी नहीं नहीं तू नहीं है, यू आर नॉट, यू आर फ्रस्ट्रेशन होगा कि क्या है यार, ये क्या है, कभी आएंगे यार, क्या होगा, ओके, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, सब लग रहा है, हाँ या ना? बट तुम सोचो यार, मेरे को भी मेरा धंधा इंपॉर्टेंट है, तो इंक्वायरी तो मेरे को भी देना पड़ेगा। अच्छा, उसके ऊपर अगर तुमको बुरा ना लगे तो एक चीज बोलूं, जब तुम एडमिशन लेने आए थे ना, तभी भी मेरा लेक्चर चालू था, तुमने बाद में एडमिशन लिया, तो किसी का टाइम कॉम्प्रोमाइज करके किसी को एडमिशन मिला था, तो अब तुम लोग बैठे हो और किसी को एडमिशन चाहिए, तो वो भी तो कॉम्प्रोमाइज भी होगा ना। बट समझो ये बंदा पहले ही आ गया था, उसके बाद इसका इंक्वायरी, इसका इंक्वायरी, इसका इंक्वायरी, इसका सबका इंक्वायरी इंक्वायरी करके, तो ये बंदा बोलेगा मैं पहले दिन पे आके पागल हो गया हूं, बिकॉज एवरी टाइम इट इज द सेम थिंग कि भाई मैं आता हूं इंक्वायरी, मुझे नहीं परवड़ेगा, इसके लिए मैंने किसी को अपॉइंट कर दिया, मैडम यू विल हैंडल दैट, किसी का फोन आया, इंक्वायरी आया, फीस आया, जो भी आया, सब 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 काम तू कर रही है। तो दैट इज वेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द ड्यूटीज। एंड सेक्रेटरी को अपॉइंट उसी रीजन से किया जाता है कि देन यू आर एबल टू फोकस ऑन योर कोर एक्टिविटी। लेक्चर पे तेरे को फोकस नहीं करना, वो मैं फोकस करूंगा, दैट इज माई पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क एंड दैट्स माई पार्ट ऑफ ड्यूटी। बट द असिस्ट आई मीन क्या बोलते एसोसिएटेड थिंग्स, समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू? पक्का? देखते हैं। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज लाइक अंडरटेकिंग करस्पॉन्डेंस, किसी का फोन या कोई पर्सनली आ गया तो यू हैव टू मैनेज एंड हैंडल, बरोबर है, कंडक्टिंग मीटिंग्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन व्हेनेवर एंड हुएवर नीड्स इट। सेम चीजें मैंने सब यहाँ पे डिस्कस की,
है कि नहीं? मीटिंग भी कंडक्ट करना है, डिस्कशंस भी करने हैं, ये सब 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 करना है, बरोबर है कि नहीं? नाउ सेक्रेटरी आल्सो हैज टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन फंक्शंस, ओके, रिलेटेड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर. हाँ कि ना? डे टू डे फंक्शंस में आएंगे ना, अटेंडेंस लेना, नोट्स प्रोवाइड करना, टेस्ट कंडक्ट करना, ये तो डे टू डे एक्टिविटी है. यस और नो? मेरे आने के पहले मस्त एसी वैसी लाइट वाइट प्रोजेक्टर विजेक्टर ये वो सब सेटअप हो जाना चाहिए बॉस. रूटीन फंक्शन है. मेरे जाने के बाद ये सब बंद बंद हो जाना चाहिए, सब मेंटेन मेंटेन होना चाहिए, साफ सफाई ये वो सब होना चाहिए. रूटीन फंक्शंस. यस और नो? एंड एक मिनट अन्वेषा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू डू इट एवरीथिंग. इसके लिए तू तेरे नीचे भी लोगों को रखेगी ना. यू ऑल्सो विल डेलीगेट, बट मैं उनसे बात नहीं करूंगा. मैं इफ समवन ऑन योर बिहाफ हैज नॉट डन वन थिंग, तो मैं तेरे पे चिल्लाऊंगा कि व्हाई इज इट नॉट बीन डन. फिर तू आगे देख ले, बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न विद द थर्ड पार्टी. कभी भी अंबानी है ना, इनके साथ किधर भी डील नहीं करता, पर इधर किधर कुछ प्रॉब्लम आया ना तो अंबानी इनका गल्ला जरूर पकड़ेगा. दे हैव टू मेक श्योर दैट इट इज बीइंग अंडरटेकन एंड एग्जीक्यूटेड हियर. समझ रहा है? राइट तो वो ड्यूटीज में वो भी आ गया, बरोबर है. नाउ रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर और द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक क्लरिकल वर्क आ गया, रिकॉर्डिंग एंड फिक्सिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स आ गया, गिविंग क्या बोलते हैं, reminders, replying to queries, etc. Now, these duties vary according to the nature of the work of the organization and the employer. Now, in recent times, it also is supposed to undertake legal responsibility. डाला ना मैंने वो भी पॉइंट. हाँ, अब मैं एक बात बताऊं गाइस, अगर पर्सनल असिस्टेंट होता तो शायद ये सारी की सारी चीजें नहीं आती. ये जो मैंने डाला है ना एक्सटेंडेड फॉर्म्स ऑफ ड्यूटीज, ये इधर आती है, समवेयर इधर आएगी, माइन्यूटली यहां पे आएगी, नेग्लिजेंट यहां पे आएगा. बट मैंने एकदम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ तुमको ड्यूटीज बता दिए कि इतनी ड्यूटीज तो बाय डिफॉल्ट उनको करनी ही करनी है, पूरी करनी है. समझ रहे हैं? डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट 3 पॉइंट्स गाइस? पक्का? श्योर? बस ये 3 ही पॉइंट आज अपन करेंगे, ठीक है? आई जस्ट गिव यू अ मिनट गाइस, फटाफट एक बार जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स प्लीज. लिखना है लिख लो, अच्छी बात है. इफ यू नॉट अंडरस्टूड प्लीज आस्क. कुछ भी नहीं समझा तो पूछना है. वो तो उसके भी ऊपर केएमपी, वो की दीज गाइस आर नॉट अ पार्ट ऑफ. सी एक बार एमडी को डाल सकता है तू एज अ केएमपी. एमडी को, डायरेक्टर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. उन लोग मैनेज नहीं करते, उन लोग उसके ऊपर है. केएमपी का फुल फॉर्म क्या है? की मैनेजेरियल पर्सनल्स. मैनेजमेंट में नहीं उन लोग खाली प्लानिंग में. भेज दो चलेगा. समझा? Pass everyone. ये सेड आजा, सुन वो तो जाएगी अभी, तू इधर बैठ जा, फिर वो जाएगी, फिर बैठ जा. मैथ्स वाले आवाज नहीं आ. दीज गाइज आर राइटिंग समथिंग. आवाज कोई नहीं करेगा.
डन. इस पे लिखा. श्योर. वी जस्ट डन 3 पॉइंट्स. ओके, खाली 3 ही पॉइंट किया, बाकी के सारे पॉइंट्स अपने बाकी है. फेयर इनफ. ओके, सो दैट ऑल विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. फेयर इनफ. ओके, चलो बैच 1 वाले यू कैन लीव. बाड़े का जगह खाली करो. ए भाई सेटल हो जाओ फास्ट. आगे आ जाओ, जो भी पीछे बैठे आगे आ जाओ. कोई नहीं, आजा आजा. ओ पीछे बैठने वाले आगे आओ. ए सकाड़ी सकाड़ी कि उतरा नहीं है कल का. ओ मैडम फास्ट. व्हाट टाइम? कौन से कॉलेज में? कितने बजे का कॉलेज है? कितने बजे का एडमिशन? मैम को बता के जाओ, उनको बता दे. ठीक है. ओए फास्ट. आज कौन से कॉलेज में? पहुंच जाएगी आराम से. 11 o'clock तक का ही. ए भाई जल्दी भाई, क्या टाइम पास कर रहे हो? सेल डाउन फास्ट. ओके